हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं चैप्टर संख्या 5 विद्युत धारा के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए वी आई ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ पेपर क्वेश्चन है बेटा। ये आई इधर है और वी इधर है, आपका वक्र इधर आ रहा है ऐसे, है ना। उसने मान दे रखे हैं कुछ, कितना मान है 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। अगला मान दे रखा है 2, 4, 6 और 8। इस प्रकार से मान दे रखे हैं। कोई चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको यहां से, ठीक है ना। आप देखो, मैंने पहले भी बताया था ओम के नियम में इस बात को कि यदि किसी वक्र से या ग्राफ से आपको किसी चालक का प्रतिरोध चाहिए, सही चल रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस पर कोई भी दो बिंदु ले लो। एक बिंदु ये ले लो, एक बिंदु ये ले लेता हूं मैं, अपनी इच्छा से कहीं पर भी, है ना। चलो चले आगे। अब बेटा देखो, इन दोनों बिंदुओं को मैं इस प्रकार से मिलाता हूं, तो ये कौन है, इस अक्ष पर धारा है या नहीं। तो यहां धारा का अंतर कितना आएगा, डेल आई आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। डेल आई का मान कितना होगा भाई आपके पास, डेल आई बराबर, डेल आई कितना होगा 0.3 में से कितना माइनस कर दूं, 0.3 में से 0.1 माइनस कर दूं, कितना मान आएगा डेल आई का 0.2 एम्पियर, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक ये 6 एक ये 4 है, आपको कितना मान चाहिए, डेल वी। डेल वी क्या होता है, V2 माइनस V1, ये होगा कितना आएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। आपको किसी चालक का प्रतिरोध चाहिए, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या आएगा बेटा, R बराबर डेल वी अपॉन डेल आई। डेल वी का मान कितना है 4, डेल आई का मान कितना है 0.2। आप इसको क्या लिख सकते हो, 40/2 बराबर 20 ओम। उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा बेटे, 20 ओम प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, किसका, धारा घनत्व का एसआई मात्रक। सेकंड क्वेश्चन है, धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं, जे बराबर आई अपॉन ए, मात्रक क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आई धारा हो गई, है ना, ए एरिया हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया आपके पास। चलो धातु की चालकता एवं धारा घनत्व के मध्य संबंध। तीसरा, चालकता व धारा घनत्व के मध्य संबंध, जे बराबर सिग्मा ई। धारा घनत्व जे हो गया, चालकता ये हो गई, इन दोनों के मध्य संबंध क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जे समानुपाती सिग्मा होगा। संबंध अगर पूरा चाहिए तो क्या आएगा, जे इक्वल टू सिग्मा ई। अगला क्वेश्चन, ओमी एवं अनोमी, नहीं अनओमी युक्तियों के दो उदाहरण दो। क्वेश्चन 4, अनओमी युक्तियां वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, अनओमी युक्ति कहलाती हैं। इनके एग्जांपल डायोड, डायोड के लिए मैंने आपको वक्र इस प्रकार से बताया था, ठीक है ना, डायोड। और मैं नाम दे देता हूं इसके, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए जो आपके पास में वक्र आते हैं, आपके वी आई वक्र, वो इस प्रकार से वक्र प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करते। उसने कोई दो नाम पूछे हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, थेरिस्टर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। चले आगे। कोई ये पूछ लेता है कि
अर्धचालक हैं, सॉरी, ओम का नियम अर्धचालकों के लिए सत्य क्यों नहीं है? अर्धचालक ये अर्धचालक युक्तियां, ठीक है। अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मान में क्या होती है? कमी होती है। फलस्वरूप उनकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? उनका प्रतिरोध नियत नहीं रहा धारा और विभव के ऊपर, नहीं रहा। भाई आप जैसे जैसे किसी चालक के ऊपर अप्लाई पोटेंशियल, आरोपित विभव के मान में जैसे जैसे वृद्धि करोगे तो उस चालक के ताप में वृद्धि होगी। चालक के ताप में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसका मतलब उस चालक का प्रतिरोध नियत नहीं रहेगा, है ना। तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। चलो आगे बोला, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, मतलब आपके पास में 5वां क्वेश्चन क्या हो गया? इसका आंसर अर्धचालक। लेकिन उसने अर्धचालक नहीं चाहिए, उसे दो पदार्थ चाहिए। कोई भी दो अर्धचालकों के नाम दे दो, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन। 40 वाट 220 विभव वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। 6वां क्वेश्चन क्या है? ऐसे दो पदार्थों के नाम बता दिए। अब ये बोला 7वां, 40 वाट व 220 विभव। 7वां, P बराबर कितना है? 40 वाट। V बराबर कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। उसमें प्रवाहित धारा I चाहिए। P इक्वल टू क्या होता है? VI। I बराबर क्या आएगा? P अपॉन V। P का मान कितना है? 40 और V का मान कितना है? 220। कट गया 2/11। I बराबर 2/11। 0 पॉइंट कितना आ गया? 20। 1 11 कम 11, 0.18 एम्पियर समथिंग आएगा, नहीं आएगा? चलो भाई 7वां क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में भी। आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न समाप्त हो गए। अब किसकी बात करता हूं मैं? लघुत्तरात्मक प्रश्न की। देखो बेटा, लघुत्तरात्मक प्रश्न में क्या दे रखा है? एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है? ये आपके पास कोई चालक है। चालक सामान्य अवस्था में विद्युत का उदासीन होता है, क्योंकि जितने उसके अंदर धनायन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऋणायन। ठीक है बेटा, चले आगे। आपने इस पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, विभव अप्लाई कर दिया, इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लग गई। इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लग गई। देखो ये चालक पहले से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पहले से फुल था। आप सोचो बैटरी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें घुसता है। एक इलेक्ट्रॉन जिस टाइम इस चालक में घुसेगा ठीक उसी टाइम एक इलेक्ट्रॉन यहां से, गलत बोला सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा तो जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा ठीक उसी समय इस चालक से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? और बाहर निकल जाएगा। क्यों? चालक के एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10⁻29। ये इलेक्ट्रॉन चालक पूर्णतः क्या है? फिर है आपका, भरा हुआ है, उसमें तो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। आप बैटरी के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कराओगे तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये प्रोसेस होगा, जिस क्षण बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी क्षण बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। ऐसा ही बात होगा। ये पहले से उदासीन था, अब ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होगी क्या? नहीं हुई। नहीं हुई तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस पर नेट आवेश कितना होगा? उस चालक में नेट आवेश Q का मान कितना रहेगा? 0, क्योंकि जितना उसके पास पॉजिटिव आवेश है उतना ही कितना, कौन सा आवेश है? नेगेटिव आवेश। इन दोनों का कुल योग करेंगे
तो Q बराबर कितना मिलेगा बेटा 0। ठीक है ना। कभी कभी कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो ये कोई चालक है, आप सोचो आपके घर में स्विच लगे हुए हैं, कहीं बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिक बोर्ड, है ना। इलेक्ट्रिक बोर्ड से आपके पंखे की दूरी या बल्ब की दूरी मैं मान लेता हूं 2 मीटर है ना। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, तार में स्विच ऑन करूंगा, तो अब यहां से स्विच में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तार में होकर कहां पहुंचेंगे, पंखे में पहुंचेंगे। अब देखो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, अपवहन वेग कितना होता है बेटा 10⁻³ मीटर पर सेकंड, है ना। और आपके पास में जो आपका स्विच है, स्विच से लेकर और पंखे की दूरी है वो 3 मीटर है। इसका मतलब यार इलेक्ट्रॉन इस वेग से जा रहा है, उसको इतनी दूरी तय करनी है पंखे तक पहुंचने में, है ना। तो इसका मतलब करंट को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, समय बराबर दूरी बटा वेग, दूरी कितनी है 3 और वेग कितना है इतना, यही है ना। कितना आएगा 3 × 10⁻³ सेकंड। लगी या नहीं लगी। इसका मतलब क्या आ गया, लगभग 3000 सेकंड। 3600 सेकंड का 1 घंटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 मीटर दूरी को तय करने में लगभग पौन घंटा लगेगा, 1 घंटा से थोड़ा कम लगेगा। लग रहा है ऐसा कुछ, लग रहा है या नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या हो गया, हम स्विच ऑन करें और उसके 1 घंटा में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तब पंखा चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, स्विच ऑन करते हैं और पंखा चालू हो जाता है। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने बोला चालक तार, पंखे से स्विच तक तार लगा हुआ है, चालक लगा हुआ है। चालक इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः क्या है, भरा हुआ है। जैसे ही स्विच में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तार में जाएगा, तार में यहां प्रवेश करेगा तो दूसरे सिरे से, तार के सिरे से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब कहां जाएगा, पंखे में प्रवेश कर जाएगा। पंखे में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, पंखा चालू हो जाएगा, धारा का प्रभाव हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बोलो कोई समस्या। ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे आपके पास में सेकंड क्वेश्चन देखो। चित्र में एक ही धातु के चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 व ρ2 है, ρ1 व ρ2 है। चित्र में एक ही धातु के चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 व ρ2 है। चलो ठीक है, ρ1 एवं ρ2 का अनुपात ज्ञात करो। यार गजब बात, आपके पास में ये कोई चालक तार है, इस चालक तार की प्रतिरोधकता ρ1 हो गई और इसी चालक तार की प्रतिरोधकता कितनी होगी, ρ2 हो गई, है ना। ठीक है ना। वो बोला ρ1 अनुपात ρ2, ρ1 अनुपात क्या चाहिए, ρ2 चाहिए। इन दोनों का अनुपात क्या आएगा आपके पास में, 1 अनुपात आएगा। यार चालक की प्रतिरोधकता फिक्स रहती है, तांबे की प्रतिरोधकता फिक्स है या नहीं। उसने बोला एक ही चालक की प्रतिरोधकता ρ1 और ρ2 है। यार उससे क्या हो गया, नाम ही तो अलग रख दिए, उनके मान तो फिक्स हैं। इसका मान मान लो कुछ होगा, इसका मान कुछ होगा, अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन है या नहीं, कोई समस्या। लेकिन ध्यान रखना है वो पूछ क्या रहा है भाई। चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, फिक्स होती है। कुछ भी नाम बोल दे, वो तो ऐसे बोले एक चालक की 3 प्रतिरोधकता ρ1 ρ2 ρ3 है, इनका अनुपात क्या होगा, 1:1:1 रहेगा। क्या फर्क पड़ता है हमारा, कोई समस्या थोड़ी है। चलो क्यों, चालक की प्रतिरोधकता हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। चालक कोई भी धातु हो गया, ऐसा थोड़ी है सुबह प्रतिरोधक ज्यादा है और शाम को कम हो जाए, एक ही पदार्थ का प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती है। अगला चलो, चित्र में 2 सर्वसम सेल हैं जिनकी विद्युत बल समान है, आंतरिक प्रतिरोध निगण्य है, किसी समांतर क्रम में R प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं, तो इस चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करो कितनी होगी। एक सेल ये रहा,
इनको समांतर क्रम में किसी तार से जोड़ दिया, यहां से ऐसे ऐसे धारा आ रही है, कितनी धारा जा रही है, आई, मान लेता हूं, कोई समस्या। इसका विद्युत भाग बल ई, इसका विद्युत भाग बल ई, आई का मान चाहिए हमें, ठीक है ना, किसका मान चाहिए, आई, आई का मान। आप ये बताओ समांतर क्रम में सेलों को जोड़ने पर विभवांतर या विद्युत भाग बल के मानों में वृद्धि होती है, कमी होती है, वो या वही रहता है, समांतर क्रम में विभव वही रहता है, वही रहता है। तो विभव कितना आ गया, ई आ गया, आई बराबर कितना हो जाएगा, प्रवाहित धारा आई बराबर ई अपॉन आर, ई रहेगा, आर आर हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, आई बराबर ई अपॉन आर। अगला क्वेश्चन देखो, सेल की टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत भाग बल के मध्यांतर, दो चीज होती है, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत भाग बल। टर्मिनल वोल्टता और विद्युत भाग बल में अंतर, ये बंद परिपथ में होता है और ये कौन से परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है। कौन से परिपथ में, ठीक है ना। सामान्यतः सेल की दो स्थितियां होती हैं, एक तो चार्जिंग, याद रखना, नोट्स में लिख लेना बेटा इस बात को, एक तो सेल चार्ज हो रहा हो, चार्जिंग स्थिति, और एक सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, डिस्चार्जिंग वाली स्थिति। देखो जब चार्जिंग वाली स्थिति होती है, इसका मतलब क्या है, आपके पास में ये बैटरी है, एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, बैटरी चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, इसका मतलब आवेश बाहर से आ रहा है, तो बाहर की एनर्जी ज्यादा होगी और अंदर की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अंदर की एनर्जी को अपन बोलते हैं विद्युत भाग बल और बाहर की एनर्जी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। क्या बोलते हैं, बाहर की एनर्जी कब होगी, जब ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी विद्युत परिपथ में जुड़े हुए होंगे, बाह्य परिपथ से जुड़े हुए होंगे, तभी होगा। बंद परिपथ तभी तो होगा, बंद परिपथ में टर्मिनल वोल्टता। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा आपकी चार्जिंग की स्थिति, चार्जिंग की स्थिति होगी, इसका मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टता का मान आपका ज्यादा होगा और विद्युत भाग बल का मान क्या होगा, कम होगा। टर्मिनल वोल्टता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा और विद्युत भाग बल का मान कम होगा। भाई आप बैटरी के दोनों सिरों पर बाह्य परिपथ के द्वारा ज्यादा विभव आरोपित करेंगे, बाहर का विभव ज्यादा होगा और बैटरी का विभव कम होगा, तो आवेश आपका बाहर से कहां जाएगा, अंदर, बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टता इज ग्रेटर देन विद्युत भाग बल। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब क्या है, बाहर का विभव कम है, अंदर का विभव ज्यादा है, इसका मतलब E इज ग्रेटर देन, ठीक है ना। जनरली बैटरी में क्या होता है, विद्युत भाग बल इज ग्रेटर देन क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता, ठीक है ना। चलो अपवहन वेग की परिभाषा, जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत मान क्या कहलाता है, अपवहन वेग, ठीक है ना। अगला चलो, 8 ओम प्रतिरोध का कोई तार है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई तार है, उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया, इस तार का प्रतिरोध कितना है, 8 ओम, तो इसके व्यास के सिरों पर प्रतिरोध कितना होगा, व्यास ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या हो गया, क्या बी पॉइंट हो गया, ऐसे की बात हो रही है। चलो अब देखो, इस पूरे का प्रतिरोध 8 था, तो इसका प्रतिरोध 4, इसका प्रतिरोध 4, बोलो सीरीज में हुए पैरेलल में हुए, पैरेलल में हुए। पैरेलल में अगर समान प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध उतना ही गुना कम हो जाता है, तो प्रतिरोध कितना गुना कम हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा, 4/2, नेट प्रतिरोध कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन और देख लो, लास्ट। एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालक के आकार और आकृति, है ना। देखो बेटा, अगर चालक की आकृति में परिवर्तन करूंगा, उसको मैं टेढ़ा करूंगा, तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जबकि उसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। प्रतिरोध चेंज होगा और प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। अगला चलो, किसी सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर उसके विद्युत भाग बल से अधिक होता हो सकता है, विभवांतर V
इज ग्रेटर देन ई, हो सकता है क्या, हो सकता है सेल चार्ज होता है उस टाइम, सेल के चार्जिंग के समय विद्युत वाहक बल का मान कम रहता है और टर्मिनल वोल्टता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। धन्यवाद भाई।